Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the third lecture for class 8th history chapter number 3 ruling the countryside. और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, महलवारी सिस्टम क्या है, रियायतवारी सिस्टम क्या है, ठीक है, किस तरीके से कंपनी लोगों से जनरली पीजेंट से टैक्स इकट्ठा करने की या रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम्स बनाएगी, किसी में रेवेन्यू फिक्स रखेगी, किसी में फिक्स नहीं रखेगी, कहीं पर ज़मींदार को बोलेगी, विलेज एडमिन को बोलेगी, और कहीं पर तो खुद ही डायरेक्ट पीजेंट से कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेगी, राइट। लेकिन तीनों केसेस में एक जो कॉमन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, राइट। टैक्सेस ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा था कि पीजेंट्स पे तो नहीं कर पा रहे थे टैक्सेस, साथ में उनकी जो ज़मीन थी वो उनके हाथ से जा भी रही थी क्योंकि इनसिक्योरिटी थी उनको अपनी ज़मीन पर ओनरशिप को लेकर, है ना। अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाएंगे तो ज़मीन लेकर किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पर ऑलरेडी चल रही थी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि फेमाइन आया था, है ना, और फूड ग्रेन्स में कमी हुई थी। उसका एक और रीज़न ये था कि यहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता है कंपनी के द्वारा, है ना। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल रहा है, राइट। क्योंकि ये जो जितने भी हमने सेटलमेंट के सिस्टम्स देखे थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, वो एक स्टोरी है, उसके ही कंटेम्प्रेरी ये वाला काम भी चल रहा है ना। मतलब एक तरीके से जैसे दो पैरेलल लाइन होती है ना, एक साथ चल रही हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि एक ही समय पर दो चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो एक तरफ ये रेवेन्यू कलेक्शन वाला काम चल रहा था और दूसरी तरफ इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि लोग जो पीजेंट्स थे वो फूड ग्रेन्स को ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उनको फोर्स किया जा रहा था कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जिनको सिर्फ और सिर्फ इसी मोटिव से ग्रो किया जाता है कि उनको दूसरे मार्केट में बेचा जाएगा, जिनसे प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो फूड ग्रेन्स नहीं हैं, राइट, जैसे आप कहें शुगर केन, रबर, टी, कॉफ़ी, कॉटन, है ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पस से ही ग्रो की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लांटेशंस, मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी सी ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो की जाएगी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसको आप बोलते हैं प्लांटेशन, जैसे कि टी और कॉफ़ी का होता है। तीसरा नाम मैंने आपको बताया था इंडिगो का, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन पीजेंट्स जो होंगे उनको फोर्स किया जाएगा कि आप इंडिगो को ग्रो करो, ठीक है। इंडिगो के साथ एक और क्रॉप थी ओपियम। ओपियम मतलब अफीम, ठीक है। और आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो आपने देखा होगा कि खसखस नाम का एक चीज़ है जो आपके किचन में रहती है जनरली, ठीक है, जिसको आप मिठाइयों में डालते हैं या कभी कभी जिसको आप सब्जियों में ग्रेवी जब बनाते हैं तो उसमें भी आप खसखस को डालते हैं, ठीक है। वो खसखस कैसे बनती है? पॉपी सीड से, ठीक है। और उसको ही एक एक्सटेंडेड वर्जन जो उसका रहेगा उसको ही हम बोलेंगे ओपियम। इसको एक ड्रग की तरह यूज़ किया जाता था इन यूरोप, राइट। इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस भी हैं, ठीक है। तो ओपियम और इंडिगो, इन दोनों की डिमांड बहुत थी वहाँ पर यूरोप में, इसलिए इंडियन से इसको ग्रो करवाया जा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरोप में तो इतने अच्छा एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता कि ये सारी चीज़ों को ग्रो कर लिया जाए। एग्रीकल्चर कहाँ पर अच्छा है? इंडिया में। तो यूरोपियंस यहाँ पर आकर उसको क्या कर रहे थे? ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और मेन इस सब में रोल कौन प्ले कर रहा था? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। देखो ओपियम के बारे में आपके चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। मेन है आपका इंडिगो। इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जो कि ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये ब्लू कलर किस लिए चाहिए था? एज आ डाई। डाई क्या होता है? डाई का मतलब होता है कि एक वाइट कलर का कोई कपड़ा है, उसमें आपको कुछ भी कलर डालना है, ठीक है। मतलब वाइट कलर के कपड़े को आपको कलर्ड बनाना है, तो जो कुछ भी मटेरियल उसमें यूज़ होगा, है ना, जिसको आप पानी में घोर के फिर कपड़े को पानी में डिप करके, मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से कपड़े को रंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था? हमने देखा था कि ब्रिटेन में आया इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो सबसे जल्दी से फ्लरिश होती है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लरिश होगी? टेक्सटाइल। कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो फाइबर लगना था, मेजरली कॉटन,
ये कौन प्रोड्यूस करके दे रहा था? यूरोप की या आप कहें ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज, है ना, जैसे कि इंडिया उसमें से एक मेजर कॉलोनी था जो कॉटन प्रोड्यूस करके किसको दे रहा था? आपके ब्रिटिशर्स को, है ना। कंपनी के ऑफिशियल्स उसको वहाँ ले जा रहे थे, वहाँ की फैक्ट्रीज में कॉटन से थ्रेड बन रहा था, फिर उससे कपड़ा बन रहा था। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, तो कपड़े को कलर करने का भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ना। कैसे? इंडिगो डिस्कवर कर लेते हैं, राइट। अब इंडिगो के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंडिगो को ग्रो करने के लिए चाहिए फर्टाइल सॉइल, ठीक है। फर्टाइल सॉइल चाहिए और अच्छा खासा पानी चाहिए। फर्टाइल सॉइल तो चाहिए, लेकिन जब आप एक ही प्लॉट पर 2 से 3 बार इंडिगो को ग्रो कर लेंगे, कल्टीवेट कर लेंगे, तो पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया की, उस पर्टिकुलर सॉइल की फर्टिलिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी, है ना। मतलब इतनी तो कम हो ही जाएगी कि उस पर आप फूड ग्रेन तो ग्रो नहीं कर सकते, राइस और व्हीट तो उस पर कल्टीवेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब कर चुका है? आपका इंडिगो, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बहुत मेजर कारण बनेगा आगे ब्लू रिबेलियन के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लोगों को ज़रूरत थी फूड ग्रेन्स ग्रो करने की, है ना। हमें क्या ग्रो करना था? फूड ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और फूड ग्रेन्स ग्रो करके उसको बेचेंगे तब तो रेवेन्यू पे कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फूड ग्रेन्स हमको करना था कल्टीवेट, लेकिन हमको फोर्स कर क्या किया जा रहा था कि आप फूड ग्रेन्स की जगह कल्टीवेट कीजिए इंडिगो, राइट। अब ये तो हो गई इंडिया की कहानी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इंडिया से उठकर हम चलते हैं यूरोप, राइट। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, सिर्फ ब्रिटेन में नहीं, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी तो सबको इंडिगो की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इंडिगो, जब इंडियन इंडिगो पहुंचता है यूरोप तो बहुत कम मात्रा में पहुंचता है ना, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अभी प्लांटर्स जो हैं, या आप कहें कि अभी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही है पीजेंट्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर वो ग्रो करवा रहे हैं और उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूरोप। इंडियन इंडिगो जब यूरोपियन मार्केट में पहुँचेगा तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, मतलब कम इंडिगो पहुँचेगा, क्वांटिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी कम है और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होंगे? इसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा महंगा इंडिगो खरीदने पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स हैं उनका प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे वर यूजिंग वुड, वुड नहीं, वुड, WOAD, वुड। वुड क्या था? इंडिगो की तरह एक ऐसा प्लांट था जो ब्लू कलर देता था ना, ब्लू डाई बनाने में काम आता था, लेकिन इंडिगो और वुड में एक डिफरेंस था, ठीक है। डिफरेंस क्या था? एक तो 2 डिफरेंस हम कहें कि वुड को यूरोप में ग्रो कर सकते थे, है ना, वहाँ पर क्लाइमेट जो था वो फेवरेबल था वुड को कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है, लेकिन इंडिगो के लिए वहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं था, ठीक है। दूसरा, इंडिगो जो था ये एकदम ब्राइट ब्लू कलर देता था, ठीक है, और वुड जो था ये पेल और डल ब्लू कलर देता था, है ना। मतलब ब्लू कलर तो दे देगा, लेकिन जितना ब्राइट ब्लू कलर इंडिगो देगा उतना ज़्यादा ब्राइट ब्लू कलर ये वुड नहीं दे सकता, राइट। लेकिन क्योंकि इंडिगो बहुत महंगा पड़ रहा था, वुड सस्ता पड़ रहा था, खुद की कंट्री में ग्रो कर पा रहे थे, तो जब इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो यूरोपियन गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडिया से जो इंडिगो आ रहा है उसको बैन कर दो, ठीक है। दे रिक्वेस्ट द यूरोपियन कंट्री टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन इंडिगो। अब देखो, इंडियन इंडिगो यूरोप में बैन हो गया, है ना, तो यहाँ पर डिमांड जो है वो कम होगी, है ना, और साथ में अब हम ज़्यादा फोर्स नहीं, मतलब इंडिया की कंट्री में ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा पीजेंट्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए, लेकिन स्टिल कहीं कहीं पर किया जा रहा
है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, छोटे छोटे लेवल पर विलेजेस में फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा है टू ग्रो दी इंडिगो, राइट। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिगो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज यूज़ कर रही थी। इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इमर्ज हो रही थी वो भी इंडिगो का यूज़ कर रही थी, ठीक है, क्योंकि उनको भी ब्लू कलर मिल रहा था, राइट। चलो, यहाँ तक आई होप कहानी समझ में आई होगी कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज इंडियन इंडिगो को यूरोप में आने से बैन कर देती हैं, ठीक है। तो फिर आगे की कहानी क्या है? जब बहुत सारे यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगेगा कि यार वी आर यूजिंग वुड, है ना, लेकिन ये उतना अच्छा ब्लू कलर दे नहीं रहा है, ठीक है, उनके कपड़ों में वो शाइन, वो जो ब्राइटनेस आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो वो क्या बोलते हैं, वो अपनी कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने ये बैन लगाया है इस बैन को हटा दो, है ना, टू लिफ्ट द बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन इंडिगो इन द यूरोपियन मार्केट्स, राइट। अब कंट्रीज़ ये बात मान लेती है और ये बैन हट जाता है, ठीक है। अब ये बैन हटेगा तो क्या होगा, यहाँ से दोबारा इंडियन इंडिगो कहाँ जाने लगेगा, यूरोपियन मार्केट में, ठीक है। तो दोबारा से इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना, और इस बार ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा स्पीड से जो फार्मर्स उनको फोर्स किया जाएगा कि आपको इंडिगो को ग्रो करना है ना, कम से कम आप अपनी ज़मीन के 25% एरिया पे, मतलब 1/4 एरिया पे तो आप इंडिगो ग्रो करो, है ना, भले आप बाकी एरिया में कुछ और ग्रो कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन इंडिगो की जो डिमांड है यूरोप में वो एक और वजह से बढ़ती है, ठीक है, कि जब ये बैन हटता है तब किसी कारणवश क्या होगा कि यूरोपियन मार्केट में जो अदर कंट्रीज से इंडिगो आ रहा था, है ना, इंडिगो दूसरी भी कंट्रीज़ में ग्रो हो रहा था, तो वहाँ से जो इंडिगो इम्पोर्ट हो रहा था यूरोपियन मार्केट्स में वो कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से इंडिगो आना कम हो गया, यूरोप में ग्रो नहीं हो रहा, तो इंडिगो आने का सोर्स क्या बन गया, अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया मेजरली, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पर इंडिगो बन गया, मतलब इंडिगो एक्सपोर्टर बन गया, तो बहुत सारे लोग जो एक्चुअली यूरोपियन थे, है ना, उन्होंने अपना काम छोड़ा और वो कहाँ पहुँचे, इंडिया, ताकि वो इंडिया जाके क्या बन सकें, प्लांटर्स, है ना। प्लांटर्स बनने का मतलब दोज हु वर डूइंग प्लांटेशंस, ठीक है। तो बहुत सारे यूरोपियंस जो थे ये कहाँ चले गए, इंडिया, और इंडिया में आकर इन्होंने शुरू किया ज़मीन को ख़रीदना, ठीक है। अगर ज़मीन नहीं भी खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पीजेंट्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, है ना, कि आप इतना इतना इंडिगो प्रोड्यूस करो, हमको दो, हम आपको इसके बदले इतना पैसा देंगे, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो ज़मीन खरीद कर खुद लोगों को हायर किया और उनसे इंडिगो ग्रो करवाना शुरू किया, राइट। चलो, अब इंडिगो कल्टीवेट करने के 2 तरीके थे, ठीक है। क्या तरीके थे, एक था निज और दूसरा था रेवती। ये निज और रेवती 2 तरीके हैं जिसके थ्रू इंडिया में इंडिगो को ग्रो किया जा रहा था, है ना। मेजर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कि बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया आए और वो बने प्लांटर्स, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर इंडिगो को ग्रो करवाना शुरू कर दिया काफ़ी बड़े अमाउंट में, राइट। देखो, निज और रेवती को 2 मिनट बाद देखेंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आप समझिए। यहाँ पर जब बहुत सारा इंडियन इंडिगो प्रोड्यूस कराया जाएगा तो इस हद तक एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा इंडियन फार्मर्स का कि उनको बोला जाएगा कि अब आप फूड ग्रेन्स ग्रो करने का उनको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फूड ग्रेन्स कम हो रहे हैं, ऊपर से मैंने आपको बताया कि अगर इंडिगो आप कंटिन्यूसली 1 से 2 साल तक ग्रो करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी कम होगी। सॉइल फर्टिलिटी इस हद तक कम होगी कि उसके बाद आप उस पर कोई भी फूड ग्रेन अगर ग्रो करते भी हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। जिसके कारण दोनों कारणों को मिलाकर अल्टीमेटली बंगाल रीजन में आती है फेमाइन लाइक कंडीशन। क्यों? क्योंकि फूड ग्रेन की कमी ऑलरेडी हो गई, क्योंकि लोग इंडिगो ग्रो कर रहे हैं, और सॉइल फर्टिलिटी भी ख़राब हो गई है, जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो रहा, राइट। फेमाइन क्यों आया? अभी तक हमारी स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही थी, है ना। मैंने आपको बताया कंटेम्पररी क्या क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो हमने देखा कि फेमाइन क्यों आया, राइट। चलो, अब इसके बाद हम देखेंगे कि निज और रेवती सिस्टम क्या है,
राइट। ब्रिटेन में जितना भी इंडिगो जा रहा था, यूरोप में जितना भी इंडिगो जा रहा था, उसका 95% इंडिया से जा रहा था। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हमने इंडिगो प्लांटेशन को बढ़ाया था। हमने मतलब ब्रिटिशर्स ने फोर्स करके हमसे काम करवाया था, राइट। चलो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, कैसे? 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। पहला तो निज कल्टीवेशन क्या था और दूसरा रियोती कल्टीवेशन क्या था, राइट। एक कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं दोनों की, क्योंकि इनसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए कि आप ये दोनों सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, या एक कंपैरेटिव स्टडी जैसे मैं बना रही हूँ, हो सकता है कि आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है 4 और 5 मार्क्स में, राइट। चलो देखते हैं निज सिस्टम क्या था। निज जो वर्ड है, अगर आप इसको हिंदी में देखें, ठीक है, तो ये आपको सिमिलर साउंड करेगा निजी, यानी पर्सनल। ठीक है, तो उस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। देखो निज कल्टीवेशन में क्या था कि जो यूरोपियंस आए थे प्लांटर्स बने। ठीक है, बहुत सारे यूरोपियंस आए प्लांटर्स बने। ठीक है, तो ऐसे प्लांटर्स ने क्या किया, इन्होंने खुद की ज़मीन खरीदी। ठीक है, दे गॉट द ओनरशिप ऑफ द लैंड। ज़मीन की ओनरशिप ली और खुद ने ही डायरेक्टली हायर किया लेबर्स को। ठीक है, है ना, मतलब कि एक यूरोपियन इंडिया आया, ठीक है, प्लांटर बना, उसने यहाँ पर एक ज़मीन खरीदी, मतलब ज़मीन खरीदी तो ओनरशिप किसके पास गई, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, राइट। फिर उसने डायरेक्टली लेबर्स को हायर किया और अपनी ज़मीन पे काम करवाया। अपनी ज़मीन पर उन लोगों से इंडिगो ग्रो किया। जिन लोगों ने उसके यहाँ काम किया है उसको क्या कर देंगे, सैलरी दे देंगे, वेजेस उसको दे देंगे। ठीक है, और जितना भी इंडिगो प्रोडक्शन हो किसका हो गया, प्लांटर का, है ना। अब ये जितने भी रेट पर चाहे अकॉर्डिंग टू दी डिमांड एंड सप्लाई, यूरोप में वो सामान बेच सकता है, इंडिगो बेच सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका होगा, प्लांटर का। ठीक है, रियोती कल्टीवेशन में क्या था, यहाँ पर ओनरशिप नहीं थी, मतलब प्लांटर आकर खुद ज़मीन नहीं खरीद रहा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीजेंट्स हैं, जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग पीजेंट्स हैं, उनको ही बोल रहा है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब कि हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको कुछ पैसा भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको लोन भी देंगे और आपको उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इंडिगो को ग्रो करना है। ठीक है, जितना भी इंडिगो ग्रो होगा वो आप हमको दे देंगे और उसके बदले हम आपको पेमेंट दे देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप समझते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन होता है, राइट। यहाँ पर जो छोटे छोटे पीजेंट्स थे, जब वो डायरेक्टली, प्लांटर भी समझ में आया कि ये डायरेक्टली हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लांटर होता है ये फोर्स करता है विलेज हेडमैन को, है ना, कि जो विलेज हेडमैन है, जो पूरे गांव का लीडर है, वो क्या करे, पूरे रियोट्स के बिहाफ पे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है विलेज हेडमैन, तो अब ये विलेज हेडमैन का हेडेक है कि वो किस तरीके से रियोतीस से, या जो रियोट्स हैं उनसे क्या कर पा रहा है, उनसे इंडिगो ग्रो करवा रहा है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ओनरशिप खुद के पास नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम है, और यहाँ पर ओनरशिप खुद के पास है और लेबर्स को भी डायरेक्टली हायर किया जा रहा है। ठीक है, चलो निज कल्टीवेशन का सेकंड पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग फूड ग्रेन्स ग्रो कर रहे थे, है ना, मतलब कि ज़मीन तो किसकी है, पर्सनल प्लांटर की है। ठीक है, लेकिन उस पर उसको वर्कर्स को हायर करना पड़ रहा है। ठीक है, पीजेंट्स को, वर्कर्स को, लेबर्स को हायर करना पड़ रहा है। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ज़्यादातर लोग किस में एंगेज थे, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। ठीक है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन मतलब जैसे राइस कल्टीवेशन था,
ठीक है। अब राइस या वीट कल्टीवेशन है तो इनके हार्वेस्टिंग का, इनके सोइंग का, इनके प्लाउइंग का टाइम सिमिलर था इंडिगो के साथ, ठीक है। अब इंडिगो के साथ सिमिलर टाइम है अगर राइस कल्टीवेशन का, तो जब भी प्लांटर को चाहिए कि वर्कर्स को हायर कर ले वो उसके यहाँ हार्वेस्टिंग के लिए, सोइंग के लिए, तो उस समय वो लोग किसके साथ बिजी है, राइस कल्टीवेशन के साथ, तो वो नहीं आते, है ना। मतलब कि लैक ऑफ वर्कर्स किसको फेस करना पड़ रहा था, प्लांटर को, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैक ऑफ वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में ज़मीन ही नहीं मिल रही थी, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ज़्यादातर लोग फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो प्लांटर को ज़मीन नहीं मिल रही, ठीक है। और ज़मीन नहीं मिल रही तो उसको क्या करना पड़ रहा है, एक बड़े लैंड की जगह छोटे छोटे पैचेस में इंडिगो का कल्टीवेशन कराना पड़ रहा है। इंडिगो का कल्टीवेशन छोटे छोटे पैचेस में करा रहा है तो कॉस्ट बढ़ रही है और प्लांटर का प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। सो डेंसली पॉपुलेटेड होने के कारण स्मॉल पैचेस में उसको क्या करना पड़ रहा था, कल्टीवेट कराना पड़ रहा था अपने इंडिगो को, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि इंडिगो ग्रो हो रहा था, इसको ना फूड ग्रेन्स के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। इंडिगो ग्रो कहाँ पर होता है, फर्टाइल सॉइल पे, और फर्टाइल सॉइल पे ऑलरेडी क्या ग्रो हो रहा है, राइस, ठीक है, और बाकी फूड ग्रेन्स। तो फर्टाइल सॉइल किसको नहीं मिल रही, प्लांटर को, ठीक है। और जो पीजेंट्स हैं, अगर प्लांटर ज़्यादा पैसे देकर या ज़बरदस्ती करके पीजेंट्स की ज़मीन छीनने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं किसके बीच में, प्लांटर एंड दी पीजेंट्स, ठीक है। निच कल्टीवेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25% ऑफ लैंड ऐसा था जिसमें इंडिगो ग्रो हो रहा था, ठीक है। मतलब कि जितना भी टोटल इंडिगो प्रोडक्शन हो रहा था उसका सिर्फ और सिर्फ 25% जो था वो कहाँ पर ग्रो हो रहा था, निच कल्टीवेशन के थ्रू, है ना। मतलब प्लांटर्स आ रहे थे और डायरेक्टली वो क्या कर रहे थे, इंडिगो को कल्टीवेट करा रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द निच कल्टीवेशन, ठीक है। अब चलते हैं रियोती कल्टीवेशन के ऊपर, ठीक है। मेन पॉइंट इसका मैंने आपको समझा दिया कि एग्जिस्टिंग जो पीजेंट्स हैं, है ना, उनसे ही बोला जा रहा था, या जो विलेज एडमिन है उनको ही बोला जा रहा था कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, ठीक है। देखो रियोती कल्टीवेशन में क्या किया जा रहा है, लोन्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। कैसे, अब इंडिगो को ग्रो करवाना है प्लांटर को, ठीक है, जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन पर दूसरे ही व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप उससे क्या कर रहे हो, इंडिगो कल्टीवेट करा रहे हो, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप उसको एक फाइनेंशियल हेल्प दो, ठीक है। तो ये लोन कब देते थे, इंडिगो के प्लांटेशन शुरू होने से पहले, ठीक है। प्लांटेशन शुरू कराना है उसके पहले उन्होंने क्या दे दिया, लोन, राइट, लोन दे दिया। और साथ में लोन के साथ साथ सीड एंड ड्रिल, ठीक है। मतलब इंडिगो के सीड्स और ड्रिल्स ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर देता था, प्लांटर खुद, ठीक है। क्यों कर दिए, ताकि प्लांटेशन तो शुरू हो जाए, ठीक है। प्लांटेशन शुरू होता था और प्लांटेशन के थ्रू आउट ये लोन का यूज़ किसको करना होता था, रियोतीस को, ठीक है, रियोत्स जिसको हम बोल रहे हैं, पीजेंट्स को, राइट। अब यहाँ पर प्लांटेशन के दौरान सारी देखरेख कौन कर रहा है, पीजेंट्स, राइट। इंडिगो किस प्राइस पर ख़रीदा जाएगा ये कौन डिसाइड करता था, प्लांटर। मतलब कि पूरी मेहनत करने के बाद जितना पैसा प्लांटर बोलेगा उतने पैसे पर क्या करना पड़ रहा है, पीजेंट को इंडिगो बेचना पड़ रहा है ना। मतलब दे वर गेटिंग लो प्राइसेस फॉर इंडिगो, ठीक है। एक तो प्राइस कम मिल रहे हैं इंडिगो के लिए, लेकिन मना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोन मिल गया, ठीक है। एक बार कल्टीवेशन ख़त्म तो उसके पहले ही उनको नेक्स्ट लोन दे दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट लोन क्यों दे दिया जाता था, ताकि पीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आगे साइन करने से मना नहीं कर पाए,
ठीक है, मतलब ये लोन का जो एक सर्कल है कि पीजेंट हमेशा ही एक लोन में रहेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, ठीक है, या उसके बिहाफ पर विलेज एडमिन जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, राइट। तो नेवर एंडिंग लोन सर्कल जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है और उनको बहुत ही लो प्राइसेस मिलते हैं इंडिगो के लिए। साथ में peasants wanted to grow food grains, ठीक है, पीजेंट्स जो फूड ग्रेन्स को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनको बोल दिया जाता है कि कम से कम आपको 25% ऑफ लैंड पे तो क्या करना पड़ेगा, इंडिगो को ग्रो करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब जितना भी उनके पास ज़मीन है उसकी 25% पर, मतलब उसके 1/4 हिस्से पर उनको इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ेगा, राइट। इंडिगो कल्टीवेट करवा लिया, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, काइंड ऑफ छोटा सा पॉइंट है कि यहाँ पर अगर इंडिगो प्रोडक्शन से क्वालिटी सॉइल की, है ना, मतलब सॉइल फर्टिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो पीजेंट को या यहाँ पर काम करने वाले लेबर जो है उसको नुकसान नहीं है, क्यों? क्योंकि ज़मीन किसकी है, प्लांटर की। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहा है प्लांटर, है ना, र्योती सिस्टम में, उसमें जो सॉइल फर्टिलिटी जा रही है वो किसकी जा रही है, पीजेंट की अपने सेपरेट प्लॉट की जा रही है ना। जब इसकी सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी और इस पर प्रॉपर इंडिगो ग्रोथ नहीं होगा तो ये जो प्लांटर यहाँ पर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट इनसे लेकर किसी दूसरे प्लांटर को किसी दूसरे पीसेंट को दे देगा, है ना। उसके बाद ये व्यक्ति क्या करने वाला है, ना तो ये फूड ग्रेन ग्रो कर पाएगा क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म होगी, ना तो अब इसको जो लोन पहले मिल रहा था, जो पैसा या जो यहाँ पे हेल्प मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी क्योंकि अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और प्लांटर ने ऑलरेडी इनको पैसा कम दिया है, ठीक है। दे वर गेटिंग लो प्राइसेस फॉर इंडिगो, तो इनके पास आगे कुछ और करने के लिए भी पैसा नहीं बच रहा है, राइट। तो यहाँ पर इनका जो एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन है वो होता है और मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में निच कल्टीवेशन नहीं बल्कि र्योती कल्टीवेशन हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, राइट। निच कल्टीवेशन कितना हुआ है, जितना भी जा रहा था उसका सिर्फ और सिर्फ 25%, ठीक है। अब बाकी 75% कहाँ से हुआ है, आपके र्योती कल्टीवेशन से, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी प्लॉट्स की, बहुत सारी ज़मीन की सॉइल फर्टिलिटी ख़त्म होती है और फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो हो पाते हैं और लैक ऑफ सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, मतलब शॉर्टेज के कारण ही वहाँ पर फेमाइन लाइक कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। इसके बाद प्लांटर्स को समझ में आता है कि हमें कितना ज़्यादा इसके बाद पीजेंट्स को समझ में आता है कि प्लांटर्स ने हमें कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द र्योती सिस्टम एंड निच कल्टीवेशन। ये दो टाइप्स तो हमने इसलिए पढ़ लिए ये देखने के लिए कि इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए इंडिया के ही फार्मर्स को कितना ज़्यादा परेशान किया गया, राइट। देखो अब इसके बाद यहाँ पर आएगा ब्लू रिबेलियन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला गया है नील क्रांति, ठीक है। क्यों ब्लू, मतलब इंडिगो, राइट। अब यहाँ पर जब फार्मर्स को, पीजेंट्स को ये चीज़ समझ में आएगी कि इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हुई है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी कम हुई है और हमारे यहाँ के ही लोगों की डेथ हो रही है ड्यू टू फेमाइन, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अब जो पीजेंट्स हैं वो इकट्ठा आकर प्लांटर्स को भगा रहे हैं, ठीक है, या प्लांटर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट रिबेलियन कर रहे हैं, ठीक है, कि अब वो इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स को ग्रो करेंगे और अपनी जो प्लॉट है, जो उनकी खुद की ज़मीन है, उसकी ओनरशिप भी खुद रखेंगे और साथ में उसके लिए काम भी खुद ही करेंगे, मतलब प्लांटर्स के अकॉर्डिंग अब काम नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये रेबेलियन होगा, इसी को बोला गया है ब्लू रेबेलियन, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ब्लू रेबेलियन क्या था, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है और फाइनली असर क्या होता है ये सब करने का, क्या इंडिगो का प्रोडक्शन कम होता है या बढ़ता है, कंपनी इस पर क्या एक्शन लेती है और यूरोपियन मार्केट में क्या असर
पड़ेगा, राइट। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्पेशली शेयर, ठीक है। आप जितना ज़्यादा शेयर कर पाएंगे उतना ज़्यादा मैं इस नॉलेज को स्प्रेड कर पाऊँगी, ठीक है। और मोटिवेशन भी मुझे मिलेगा कि ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, राइट। सो थैंक यू।